दोस्तों, अगर आप भी सैमसंग लवर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सैमसंग की शुरुआत से लेकर सफलता तक की कहानी कि कैसे सैमसंग कंपनी ने नूडल बेचने से शुरुआत करके आज पूरी दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में अपनी जगह बना रखी है। जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आप भी सैमसंग लवर है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आपको एप्पल के मोबाइल ज्यादा पसंद है या एंड्रॉयड, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं सैमसंग की सक्सेस स्टोरी। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स एप्पल के बाद दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, लेकिन स्मार्टफोन की दुनिया में सैमसंग ने एप्पल को भी पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, सैमसंग का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे मन में मोबाइल फोन, टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एसी जैसे और भी कई इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों का ख्याल आता होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सैमसंग ने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को भी बनाया है तो शायद ही कोई यकीन कर पाएगा। और सिर्फ बुर्ज खलीफा ही नहीं, पीटरोन्स टावर को भी सैमसंग ने ही बनाया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सैमसंग कंपनी शिप्स भी बनाती है और सिर्फ इतना ही नहीं, सैमसंग साउथ कोरिया की मिलिट्री के लिए टैंक्स भी बनाती है जो काफी कमाल के होते हैं। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि सैमसंग सिर्फ इतने में ही सीमित है तो आप गलत है। आज के समय में सैमसंग अलग अलग लगभग 80 तरह के बिजनेस करता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं सैमसंग कंपनी की शुरुआत के बारे में। दोस्तों, सैमसंग एक साउथ कोरियन कंपनी है। सैमसंग कंपनी की शुरुआत 1 मार्च 1938 को ली ब्योंग चुल ने साउथ कोरिया में की थी। जब ये कंपनी बनी तब इस कंपनी में सिर्फ 40 लोग काम करते थे। शुरुआत में सैमसंग कंपनी ड्राई फिश, ग्रोसरी और नूडल्स का बिजनेस करती थी, लेकिन जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ी और फायदा बढ़ा तो कंपनी ने अपने आप को और विकसित किया और 30 साल के अंदर कंपनी ने अपने कदम इंश्योरेंस, सिक्योरिटी और रिटेल के सेक्टर में रखे। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, सैमसंग कंपनी ज्यादा से ज्यादा फायदे में चलने लगी। ये उस समय की बात है जब एप्पल के स्टीव जॉब्स एक सेलिब्रिटी के रूप में जाने जाते थे और सैमसंग के चेयरमैन और सीईओ को कम ही लोग जानते थे। तब 31 साल बाद साल 1969 में सैमसंग ने पहली बार इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस की तरफ रुख किया और 1970 में अपना पहला प्रोडक्ट ब्लैक एंड व्हाइट टीवी P3202 मार्केट में उतारा। फिर क्या था, सैमसंग ने एक के बाद एक फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव जैसे सभी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाने भी शुरू कर दिए। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कंपनी को सिर्फ सक्सेस ही मिली, सैमसंग को भी कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा है। चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, साल 1983 में सैमसंग टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में उतर आई और साल 1986 में कंपनी ने अपना पहला बिल्ट इन कार फोन SC100 लॉन्च किया, जो कि बुरी तरह से फ्लॉप रहा और कंपनी असफल रही। लेकिन सैमसंग कंपनी ने हार नहीं मानी। इस प्रोडक्ट की असफलता के बाद कंपनी ने काफी रिसर्च की और 2 साल बाद 1988 में सैमसंग ने अपना दूसरा फोन SH100 लॉन्च किया। इस फोन से कंपनी को काफी उम्मीद थी, पर इत्तेफाक से इनका ये फोन भी मार्केट में असफल रहा। दोस्तों, सैमसंग का पूरे मार्केट में असफल होने का सबसे बड़ा कारण मालूम क्या था? वो था मोटरोला। इस समय मोटरोला ही एक ऐसा मोबाइल ब्रांड था जिसके मोबाइल फोन के चर्चे दुनिया भर में चलते थे और दुनिया भर में सबका पसंदीदा मोबाइल फोन मोटरोला का ही हुआ करता था। दोस्तों, मोटरोला का दबदबा पूरी टेलीकॉम मार्केट पर था, जिसको इतनी आसानी से हरा पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन कहते हैं ना कि अगर बुरा टाइम आता है तो अच्छा टाइम भी जरूर आता है। जब सैमसंग के फोन मार्केट में नहीं चल पा रहे थे तो 7 जून 1993 को सैमसंग के सीईओ ने अपने 200 एम्प्लॉयज को अचानक बुलाकर उनसे बातचीत की और लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अगले 1 साल के अंदर अंदर मोटरोला की तरह ही एक अच्छा फोन बनाने का फैसला किया। फिर नवंबर 1993 में सैमसंग ने अपना एक और फोन SH700 लॉन्च किया। इस फोन को लोगों ने खूब पसंद किया। दोस्तों, सैमसंग के चेयरमैन काफी स्ट्रिक्ट थे। उन्होंने साउथ कोरिया की फैक्ट्री के बाहर अपने 2000 एम्प्लॉयज को इकट्ठा करके उनके सामने ही 1.5 लाख मोबाइल फोन जमा करके उनमें आग लगा दी थी, क्योंकि उन सभी मोबाइल्स में कुछ ना कुछ कमी थी। ऐसा करके सैमसंग अपने एम्प्लॉयज को यह संदेश देना चाहता था कि लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आगे से ध्यान रखना। अपने पहले फोन की सफलता के बाद सैमसंग ने SH700 में कुछ बदलाव करके अक्टूबर 1994 में उसी फोन का एक अपग्रेड वर्जन SH770 लॉन्च किया और इस फोन को भी लोगों ने काफी पसंद किया। बस यहीं से हुई सैमसंग की सफलता की शुरुआत। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि भारत में सैमसंग कंपनी कब आई। साल 1996 से लेकर 1998 तक सैमसंग ने CDM में यानी कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में अपना कदम बढ़ा लिया था
और अपनी अच्छी CDMA सर्विस से दुनिया में खूब नाम कमाया और CDMA के मार्केट में 57% पर अपना कब्जा जमा लिया था। इस वक्त सैमसंग दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन चुका था और फिर साल 2004 में सैमसंग ने पहली बार अपना फोन इंडियन मार्केट में उतारा। हालांकि भारत में सैमसंग का टिका रहना काफी मुश्किल था, क्योंकि उस वक्त भारत में नोकिया का दबदबा काफी ज्यादा था और लोग नोकिया पर काफी ज्यादा भरोसा करते थे। लेकिन अपने दमदार और स्टाइलिश मोबाइल फोन के कारण सैमसंग ने इंडियन मार्केट में अपनी छोटी सी जगह बना ली थी। भारत में सैमसंग का शुरुआती समय कुछ खास नहीं था। सैमसंग भारत में तब फेमस हुई जब 2009 में सैमसंग ने गैलेक्सी S फोन को लॉन्च किया। इस फोन ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में धूम मचा दिया और सैमसंग गैलेक्सी S फोन पूरी दुनिया में सबसे पसंदीदा और सबसे ज्यादा बिकने वाले फोन की लिस्ट में शामिल हो गया था। सैमसंग कंपनी के फोन तब और लोगों के दिलों में बसने लगे जब इसने साल 2011 में सैमसंग गैलेक्सी नोट फोन को लॉन्च किया। गैलेक्सी नोट के लॉन्च के बाद लोगों का सैमसंग को देखने का नजरिया ही बदल गया। अब लोग आंख बंद करके सैमसंग के फोन को लेने लगे थे। देखते ही देखते सैमसंग दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन ब्रांड बन गया। सैमसंग कंपनी अपने स्मार्टफोन के साथ इतनी तेजी से बढ़ी कि आज ये कंपनी पूरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी के रूप में तब्दील हो गई। कहाँ इसकी शुरुआत में इस कंपनी में 40 लोग काम करते थे और आज इस कंपनी में 4 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। आज सैमसंग की मार्केट वैल्यू लगभग 280 लाख करोड़ रुपए है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कंपनी की शुरुआत खाने का सामान बेचने से हुई थी और आज सैमसंग कंपनी का रेवेन्यू साउथ कोरिया के GDP का करीब 20% बताया जाता है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर सैमसंग घाटे में आ जाए तो साउथ कोरिया की अर्थव्यवस्था ही डगमगा जाएगी। दोस्तों चलिए जानते हैं सैमसंग की बिजनेस स्टडी के बारे में। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स मोटे तौर पर 4 क्षेत्रों में काम करती है। नंबर 1 कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, नंबर 2 IT एंड मोबाइल कम्युनिकेशन, नंबर 3 डिवाइस सॉल्यूशन और नंबर 4 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। हालांकि सैमसंग ग्रुप रियल एस्टेट में भी काम करता है। पहले बात करते हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की। इसमें विजुअल डिस्प्ले यानी LCD, OLED डिस्प्ले और QLED टीवी आदि का बिजनेस है। इसके अलावा सैमसंग कंपनी स्वास्थ्य उपकरण भी बनाती है। नंबर 2 IT एंड मोबाइल कम्युनिकेशन। इसमें कंपनी मोबाइल के अलावा इसके नेटवर्क से जुड़ा आधारभूत ढांचा भी तैयार करती है। नंबर 3 डिवाइस सॉल्यूशन। इसके तहत कंपनी 1993 में मेमोरी कार्ड बना रही थी। इसके अलावा सैमसंग कंपनी सेमीकंडक्टर और प्रोसेसर भी बना रही है। 2010 के बाद सैमसंग ने जब गैलेक्सी S फोन को लॉन्च किया तो सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर में इसकी जबरदस्त मांग रही। नंबर 4 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। सैमसंग के सबसे बड़े ग्राहकों में एप्पल, DTUS टेलीकॉम, वेरिजोन और ताइवान की सुप्रीम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। सैमसंग का 15% रेवेन्यू इन्हीं कंपनियों से आता है। सैमसंग रिसर्च और इनोवेशन पर लगातार खर्च बढ़ाती जा रही है। इसने बीते साल सिर्फ R&D पर $13.73 अरब खर्च किए थे। दोस्तों अब चलिए जानते हैं कि सैमसंग का क्या मतलब है। दोस्तों सैमसंग शब्द का मतलब कोरियन भाषा में 3 सितारे यानी 3 स्टार होता है। इन 3 सितारे शब्द में 3 का अर्थ कोरियन संस्कृति में शक्तिशाली से था, जबकि सितारे का अर्थ अनंत काल से था। अब आपके लिए ये समझना काफी आसान हो गया होगा कि ली ब्यूंग चुल ने कंपनी का नाम सैमसंग ही क्यों चुना होगा। दोस्तों चलिए जानते हैं कि सैमसंग का मालिकाना हक किसके पास है। सैमसंग का मालिकाना हक इसके संस्थापक परिवार के पास ही है। ली ब्यूंग चुल की मौत के बाद उनके बेटे ली क्यू चेयरमैन बने। फिर उनके निधन के बाद उनके बेटे ली जे योंग सैमसंग के चेयरमैन बने थे। हालांकि 2017 में उन पर राष्ट्रपति को 2 बार रिश्वत देने के आरोप लगे थे। इसके बाद लोग सरकार और व्यापारिक घरानों के बीच संबंधों को लेकर सड़कों पर उतर आए थे। अब विवादों के बीच ली जे योंग को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है। तो दोस्तों ये थी सैमसंग के सक्सेस की पूरी जर्नी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल फैक्टिव वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।